यामाल प्रायद्वीप उत्तरी रूस की बर्फीली दुनिया, जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और ठंड शरीर से पहले दिमाग को जकड़ लेती है। कोई शहर नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई आराम नहीं, सिर्फ टुंड्रा और उसकी सच्चाई। यहाँ लोग नहीं, नैनट्स रहते हैं, एक खानाबदोश समुदाय जिनकी दुनिया रेंडियर के झुंड के इर्द गिर्द घूमती है। उनका हर कदम, हर निर्णय, हर सांस इस पर टिका है कि झुंड सुरक्षित रहे। यहाँ जीवन, भोजन, गर्मी और सुरक्षा सब कुछ इतनी सटीक गणना में बंधा है कि एक छोटी गलती मौत तक ला सकती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इतने कठोर हालात में लोग कैसे जीते हैं, कैसे परिवार बनाते हैं और कैसे अपने बच्चों को तैयार करते हैं? क्या हम कभी समझ पाएंगे कि जीवन का सच सिर्फ सुविधा में नहीं, बल्कि बर्फ, आग और रेंडियर के बीच कितना नाजुक है? आइए यामाल के इस बर्फीले वीराने में चलते हैं नैनट्स के साथ और जानते हैं कि जिंदगी यहाँ कैसे चलती है, सिर्फ जीवित रहने के लिए ही नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी के साथ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यामाल प्रायद्वीप की धरती हमेशा जमी रहती है। तेज हवाएं इस खुले टुंड्रा को ऐसा मैदान बना देती हैं जहां पेड़ नहीं उगते और कोई स्थायी सुरक्षा मौजूद नहीं होती। यहाँ हर जीव मौसम की शर्तों पर जीता है और इंसान को हर दिन प्रकृति से समझौता करना पड़ता है। टुंड्रा सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि नियमों का संसार है। हर यात्रा, हर ठहराव और हर निर्णय जमीन और मौसम को पढ़कर लिया जाता है। यहाँ जल्दबाजी या लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। नैनट्स के लिए घर किसी स्थायी जगह का नाम नहीं, बल्कि एक चलती हुई अवस्था है। उनका जीवन इमारतों में नहीं, बल्कि रेंडियर के झुंड के साथ चलता है। हर कुछ हफ्तों में तंबू लगाए और उतारे जाते हैं। लकड़ी और रेंडियर की खाल से बने शंकु आकार के तंबू बर्फीली हवाओं से अस्थायी लेकिन भरोसेमंद सुरक्षा देते हैं। उनकी यात्राएं मौसम के संकेतों पर निर्भर करती हैं। हवा की दिशा, बर्फ की मोटाई और जमीन की पकड़ सब कुछ रास्ता तय करता है। यहाँ हर सामान की गिनती होती है, क्योंकि ज्यादा वजन यात्रा को धीमा और खतरनाक बना सकता है। इस दुनिया में आग सबसे कीमती चीज है। आग से ही तंबू के भीतर गर्मी बनी रहती है, भोजन पकता है और रातें काटी जाती हैं। आग बुझने का मतलब है कुछ ही समय में ठंड का सब कुछ जकड़ लेना। टुंड्रा में नैनट्स का यह खानाबदोश जीवन रोमांटिक नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। यहाँ इंसान केवल अपने घर की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे झुंड और परिवार के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। यह जीवन शैली उन्हें कठोर, सतर्क और प्रकृति के नियमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यही यात्रा, यही तंबू और यही आग नैनट्स के जीवन का केंद्र है। नैनट्स के लिए रेंडियर केवल जानवर नहीं है, वे भोजन, कपड़े, यात्रा और जीवन का आधार हैं। रेंडियर का झुंड उनके अस्तित्व का केंद्र है। अगर झुंड सुरक्षित है तो जीवन चलता रहता है, लेकिन अगर झुंड कमजोर पड़ता है तो खतरा केवल जानवरों पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय पर मंडराने लगता है। रेंडियर का मांस भोजन बनता है, उसकी खाल से तंबू और कपड़े तैयार होते हैं और वही जानवर उनके लिए यात्रा का माध्यम भी हैं। उनकी थकान, उनकी चाल, उनके स्वास्थ्य का हर पहलू इंसानों की सुरक्षा और जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए नैनट्स हर दिन और हर कदम रेंडियर की जरूरतों और सुरक्षा के हिसाब से तय करते हैं। झुंड की देखभाल केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। अगर कोई रेंडियर कमजोर पड़ता है या झुंड के बीच अलगाव होता है तो पूरे खानाबदोश समूह को खतरा हो सकता है। इसी कारण नैनट्स का जीवन पूरी तरह से रेंडियर के इर्द गिर्द घूमता है। इस रिश्ते में कोई छल नहीं, कोई अलगाव नहीं। इंसान और रेंडियर के बीच सीधा संबंध है, एक पर दूसरे का अस्तित्व निर्भर करता है। नैनट्स की उत्तर दक्षिण यात्रा कोई परंपरा या रस्म नहीं, बल्कि शुद्ध रणनीति है। जैसे ही शरद ऋतु ढलती है, उनके भीतर एक अदृश्य घड़ी चलने लगती है, जो समय नहीं, हालात मापती है। हवा का रुख, बर्फ की परत की मोटाई, जमीन की सख्ती और रेंडियर के खुरों की चाल, सब कुछ मिलकर यह तय करता है कि आगे बढ़ना है या रुकना। यहाँ जल्दी चलना भी खतरा है और देर करना भी। प्रवास के दौरान सबसे बड़ा जोखिम जमी हुई नदियां होती हैं, जो कभी सुरक्षित रास्ते थीं, अब धोखा देने लगी हैं। बदलते मौसम ने बर्फ का स्वभाव अनिश्चित बना दिया है। कहीं वह मोटी और मजबूत है तो कहीं जानलेवा पतली।
एक गलत कदम इंसान और रेंडियर दोनों को बर्फ के नीचे बहते पानी में समा सकता है, जहां शरीर की गर्मी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। इसी कारण नदी पार करना अक्सर रात में किया जाता है, जब तापमान और गिर जाता है और बर्फ थोड़ी अधिक सख्त हो जाती है। यह सुनने में उल्टा लगता है, ज्यादा ठंड, ज्यादा सुरक्षा। लेकिन टुंड्रा में तर्क किताबों से नहीं, अनुभव से निकलता है। पीढ़ियों का अनुभव जो सिखाता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। नेनेट्स बड़े गांवों या स्थायी बस्तियों में नहीं रहते। उनका समाज छोटे छोटे पारिवारिक समूहों में बंटा होता है, जिनके बीच कई कई किलोमीटर की दूरी हो सकती है। यह दूरी अलगाव नहीं, बल्कि आवश्यकता है। टुंड्रा के संसाधन सीमित हैं और एक ही स्थान पर बहुत से लोगों का टिकना पूरे झुंड के लिए खतरा बन सकता है। हर समूह का अपना रास्ता, अपनी गति और अपना समय होता है। इन समूहों का नेतृत्व अक्सर किसी बुजुर्ग के हाथ में होता है, जिसकी ताकत उसकी शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि उसका अनुभव होता है। उसके फैसले लिखे नहीं जाते, लेकिन उन पर सवाल भी नहीं उठाए जाते, क्योंकि यहाँ अधिकार शब्दों से नहीं, जीवित रहने से मिलता है। एक गलत निर्णय पूरे समूह को खत्म कर सकता है और एक सही निर्णय सभी को एक और सर्दी पार करा सकता है। इसलिए नेतृत्व केवल आदेश देने का अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ है। नेनेट्स के समाज में सत्ता नहीं, भरोसा चलता है। यह भरोसा उस व्यक्ति पर किया जाता है जिसने सबसे ज्यादा सर्दियां देखी हों, सबसे ज्यादा गलतियां की हों और उनसे बचना सीखा हो। यहाँ नेतृत्व जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी सबसे नाजुक रेखा है। यामाल की दुनिया में भोजन स्वाद या पसंद का विषय नहीं है। यह शरीर को चालू रखने की एक सटीक गणना है। जब महीनों तक जमीन जमी रहती है और कुछ उगता नहीं, तब नेनेट्स का जीवन पूरी तरह रेंडियर के मांस पर टिक जाता है। यही मांस उन्हें ऊर्जा देता है, वसा देता है और भीतर से गर्मी पैदा करता है। वह गर्मी जो इस बर्फीले वातावरण में चलने और सोचने के लिए जरूरी है। बाहर की दुनिया के लिए सबसे असहज दृश्य कच्चा मांस खाना है। कई बार रेंडियर के कटते ही जब मांस अभी गर्म होता है, उसे खा लिया जाता है। यह कोई क्रूरता या सनक नहीं, बल्कि ठंड के खिलाफ विकसित हुई समझ है। अत्यधिक ठंड में खाना पकाने के लिए समय और ईंधन दोनों चाहिए, और यहाँ दोनों सीमित हैं। लकड़ी दुर्लभ है, आग अनिश्चित है और हर चिंगारी की कीमत है। इसके अलावा पकाने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं जिनकी इस वातावरण में कोई भरपाई नहीं हो सकती। कच्चा मांस शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और भीतर से गर्मी बनाए रखता है। यहाँ भोजन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत कम है। जानवर और इंसान के बीच कोई झूठा पर्दा नहीं रहता। एक सीधा कठोर सच है, अगर यह जानवर नहीं होगा तो इंसान भी नहीं होगा। यामाल में पानी उतना ही कठिन प्रश्न है जितना भोजन। सर्दियों में नदियां पत्थर की तरह जम जाती हैं और कुएं नाम की कोई चीज नहीं होती। हर दिन पानी बर्फ से बनाया जाता है। बड़े बर्तनों में बर्फ इकट्ठा की जाती है, आग पर पिघलाई जाती है, फिर उबाली जाती है। इसके बाद भी एक पूरा बर्तन बहुत कम पानी देता है, इसलिए यहाँ हर बूंद की कीमत होती है। इसी कारण नहाना एक दुर्लभ काम है। शरीर को गीला करना खतरा बन सकता है, क्योंकि नमी ठंड की सबसे बड़ी सहयोगी होती है। यहाँ स्वच्छता की परिभाषा अलग है। कपड़े धोए नहीं जाते, बल्कि सुखाए जाते हैं, बर्फ से पीटे जाते हैं और हवा में जमाए जाते हैं। प्राथमिकता साफ दिखने की नहीं, सूखा रहने की होती है। गीले कपड़े कुछ ही घंटों में शरीर की गर्मी छीन सकते हैं और जानलेवा बन सकते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल बेहद सीमित और सोच समझकर किया जाता है। यामाल में स्वच्छता आराम नहीं, बल्कि सुरक्षा का हिस्सा है। एक ऐसा संतुलन जो तय करता है कि शरीर ठंड के आगे झुकेगा या टिका रहेगा। यामाल में कपड़े पहनना फैशन नहीं, बल्कि जीवन रक्षा की तकनीक है। नेनेट्स 4 से 6 परतों में कपड़े पहनते हैं और हर परत का अपना काम होता है। अंदर की परत शरीर से नमी खींचती है ताकि पसीना जम न सके। बीच की परत शरीर की गर्मी को रोक कर रखती है और बाहरी परत तेज हवा और बर्फ से बचाव करती है। जूते, दस्ताने और टोपी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। पैरों में ठंड उतरते ही पूरा शरीर हार मानने लगता है। हाथ सुन्न हो जाए तो काम करना असंभव हो जाता है और सिर खुला रह गया तो शरीर की गर्मी बहुत तेजी से निकल जाती है। इसलिए हर वस्त्र शरीर के किसी नाजुक हिस्से की रक्षा करता है। कपड़ों की सिलाई और मरम्मत यहाँ साधारण काम नहीं है।
खाल में छोड़ा गया एक छोटा सा छेद तेज हवा में मौत का रास्ता बन सकता है। इसलिए कपड़ों की देखभाल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यामाल में ठंड से बचाव किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही परतों, सही समझ और सतर्कता के संतुलन पर टिका होता है। यामाल में रात आराम नहीं देती, वह एक और परीक्षा बनकर आती है। जैसे ही अंधेरा घिरता है और तापमान और गिरता है, नींद भी सतर्कता का रूप ले लेती है। तंबू के भीतर सभी लोग आग के पास सिमटते हैं। बुजुर्ग और बच्चे सबसे करीब रहते हैं, क्योंकि उनकी शरीर की गर्मी सबसे जल्दी खत्म होती है। यहाँ लोग जूते पहनकर सोते हैं। ये अजीब नहीं, बल्कि आवश्यक है। अगर रात में आग बुझ जाए या बाहर निकलना पड़े, तो एक पल की देरी भी खतरनाक हो सकती है। तूफानी रातों में हवा तंबू को झकझोरती है और बर्फ छोटे छोटे सुराखों से भीतर घुस आती है। ऐसी स्थिति में लोग पूरी तरह कपड़े पहनकर सोते हैं, ताकि अचानक उठना पड़े तो शरीर पहले से तैयार रहे। महिलाएं अक्सर हल्की नींद लेती हैं। आग की हर कमजोरी, हर बदलती लपट को सबसे पहले वही महसूस करती हैं। आग बुझना केवल ठंड नहीं लाता, वह जीवन को सीधी चुनौती देता है। इसलिए यहाँ नींद बेहोशी नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ किया गया समझौता है। यामाल की रातें सिखाती हैं कि जीवित रहना केवल दिन का काम नहीं, बल्कि अंधेरे में भी जिम्मेदारी है। नेनेट्स के जीवन की धुरी अक्सर महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, भले ही यह बाहर से तुरंत दिखाई न दे। सुबह सबसे पहले वहीं उठती हैं, आग को फिर से जिंदा करती है और दिन की शुरुआत संभव बनाती है। खाना बनाना, बच्चों को संभालना, खालें सिलना और कपड़ों की मरम्मत करना, ये यहाँ घरेलू काम नहीं, बल्कि जीवन रक्षक प्रक्रियाएं हैं। तंबू समेटना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हर रस्सी, हर खाल और हर बर्तन को ठीक उसी क्रम में रखा जाता है जहां उसका संतुलन बना रहे। यात्रा के समय एक गलत गांठ या असंतुलित वजन पूरी यात्रा को धीमा या खतरनाक बना सकता है। पुरुष भले ही दिशा तय करें, लेकिन उन निर्णयों को संभव बनाने का भार महिलाओं पर होता है। महिलाएं बच्चों को ठंड, आग और बर्फ के नियम सिखाती हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि क्या छूना है और क्या नहीं, कब पास जाना है और कब दूर रहना है। नेनेट्स समाज में महिलाओं की भूमिका दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर वह एक दिन के लिए भी रुक जाए तो पूरा जीवन रुक सकता है। यहाँ शक्ति आवाज में नहीं, निरंतर जिम्मेदारी निभाने में होती है। नेनेट्स के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि उनकी दुनिया किताबों से नहीं, हालात से चलती है। उनकी दिनचर्या किसी घड़ी या अलार्म से नहीं, बल्कि हवा की आवाज और मौसम के संकेतों से शुरू होती है। खेल भी कठोर होता है, बर्फ पर दौड़ना, गिरना, फिर उठना। इसी तरह शरीर ठंड के साथ समझौता करना सीखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हेलीकॉप्टर उतरता है और बच्चों को बोर्डिंग स्कूल ले जाया जाता है। वहां कमरे गर्म होते हैं, समय तय होता है और भाषा भी बदल जाती है। बच्चे पढ़ना, लिखना और गणित सीखते हैं, लेकिन हवा पढ़ना या पतली बर्फ पहचानना नहीं। जब वे छुट्टियों में लौटते हैं तो कई बार तंबू की ठंड उन्हें अजनबी लगती है। माता पिता चुपचाप देखते रहते हैं। शिक्षा जरूरी है, लेकिन टुंड्रा में उसकी उपयोगिता सीमित है। यहाँ जीवन कौशल किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। यह टकराव, स्कूल की शिक्षा और टुंड्रा का ज्ञान, नेनेट्स समाज की सबसे गहरी चुनौतियों में से एक है। नेनेट्स का जीवन किसी महान दर्शन या लिखे हुए सिद्धांत पर नहीं चलता। वह चलता है एक सरल लेकिन कठोर स्वीकार्यता पर कि इंसान प्रकृति का मालिक नहीं, उसका मेहमान है और मेहमान को नियम मानने पड़ते हैं। यहाँ हर चीज की सटीक गणना होती है, भोजन की, गर्मी की, समय की और ऊर्जा की। इस जीवन में कोई अतिरिक्त नहीं है। जो जरूरी नहीं वह पीछे छूट जाता है। हल्का सामान तेज यात्रा देता है और तेज यात्रा का मतलब है अधिक सुरक्षा। सुविधा यहाँ मूल्य नहीं है, बल्कि खतरा हो सकती है। हर निर्णय इस सवाल से जुड़ा होता है कि क्या यह हमें एक और सर्दी पार करा पाएगा या नहीं। यामाल बाहर से खाली लगता है, लेकिन इस खालीपन में भरोसा है, एक दूसरे पर और उन नियमों पर जो लिखे नहीं गए, लेकिन हर सांस के साथ याद रखे जाते हैं। मृत्यु यहाँ कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक परिचित संभावना है। इसलिए जीवन को लेकर भ्रम की कोई जगह नहीं। नेनेट्स की दुनिया हमें इसलिए असहज करती है क्योंकि वहाँ हर चीज का हिसाब है। शायद यही कारण है कि उनकी कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, हमारी अपनी जिंदगी में कितना कुछ सच में जरूरी है और कितना सिर्फ सुविधा। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस सुविधा को हम जरूरत समझते हैं,
उसके बिना भी जिंदगी चल सकती है। और अगर हर दिन का फैसला जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा हो तो हमारी प्राथमिकताएं कैसी होती। अगर आपको यह यात्रा सोचने पर मजबूर करती है, अगर इस बर्फीली दुनिया की सच्चाई ने आपको कहीं अंदर छुआ है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही दूर दराज की असली जिंदगियों, अनसुनी संस्कृतियों और कड़े सच को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।